Hello dear students, MA Semester 4 Political Science। मैं आप सभी को जो 15वां पेपर है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, उसके कंटेंट्स को और सिलेबस को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी में आगे बढ़ते हुए आज मैं आप सभी को चौहत्तरवें संविधान संशोधन और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर प्रभाव या परिवर्तन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज द ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बताएंगे। इससे पहले मैं आप सभी को 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बता चुके हैं। आप सभी को ये लग रहा होगा कि ये 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन क्या है। मैं शुरू में ही आप सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 73वां संविधान संशोधन जो है, उस संशोधन का जो संबंध है वह स्थानीय ग्रामीण संस्थाओं से है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत संस्थाएं कार्यरत है, उसका संबंध 73वें संविधान संशोधन से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ 2 प्रकार के स्थानीय स्वशासन संस्थाएं कार्यरत है। एक ग्रामीण क्षेत्र में
और एक शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र के संस्थाओं का संबंध जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ग्राम कचहरी, यह सारे संस्थाओं का संबंध जो ग्रामीण समाज से, ग्रामीण परिवेश से, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, उसका संबंध 73वें संविधान संशोधन से है और 74वें संविधान संशोधन का संबंध नगरीय स्वशासन व्यवस्था से है। यानी कि शहरी क्षेत्रों में, नगर के क्षेत्रों में जो संस्थाएं कार्यरत है, उसका संबंध जो है 74वें संविधान संशोधन से है। यानी 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगरीय शासन से संबंधित है। 73वां रूरल एरिया से संबंधित है और 74वां अर्बन एरिया से संबंधित है। दिसंबर 1992 में चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ और यह जून 1993 में लागू हुआ। इस 74वें संविधान संशोधन के कुछ स्पष्ट कारण थे और आवश्यकताएं थी। इस संशोधन के पूर्व नगर क्षेत्रों में जो संस्थाएं कार्यरत थी वह अपना असर जो है खो रही थी, बेअसर हो रही थी और कमज़ोर हो रही थी। कार्यकाल समाप्त होने के बाद समय पर चुनाव नहीं हो पाते थे, राजनेताओं और सरकार के उदासीनता के कारण कई वर्षों तक चुनाव नहीं होते थे। लंबे समय तक नगरीय स्थानीय स्वशासन स्थगित रहती थी और एक मजबूत लोकतांत्रिक इकाई के रूप में कारगर रूप से कार्य करने के लिए भी इस संविधान संशोधन को किया गया और विकेंद्रीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी यह संशोधन आवश्यक था। तेजी से बढ़ रहे नगरीकरण का गहन विश्लेषण कर और जो नगर प्रशासन के समक्ष, स्थानीय नगर स्वशासन के समक्ष जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को पता लगाने के लिए एक आयोग स्थापित किया गया था 1985 में
और उसने 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और नगरीय स्थानीय स्वशासन के समस्याओं के समाधान के लिए कई प्रकार की सिफारिशें की और इनमें से अधिकांश सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया और उसके बाद 74वें संविधान संशोधन को लाया गया। इन सिफारिशों को कानूनी रूप देने के लिए 74वां संविधान संशोधन लाया गया। लंबे समय तक चुनाव नहीं होना, लंबे समय तक भंग रहना, बेअसर होते जाना और कई प्रकार के आर्थिक और सामाजिक कमजोरियों की ओर अग्रसर होने के कारण इस संविधान संशोधन को लाया गया। इन कमियों और समस्याओं को और खामियों को देखते हुए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और उसमें पार्ट 9A भाग 9A जोड़ा गया, शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत कई प्रावधान किए गए। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243P से 243ZG जोड़ा गया। और पूर्व में जितने प्रकार की कमियां थी कार्यकाल के संबंध में, आरक्षण के संबंध में, स्थानीय नगरीय स्वशासन के कार्यों के संबंध में, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में, ये सारे मुद्दों को, ये सारे बातों को कानूनी अमली जामा इस 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पहनाया गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय स्थानीय स्वशासन से जितने भी संबंधित प्रावधान थे, जितनी भी संबंधित आवश्यकताएं थी, सभी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और कमजोर और उपेक्षित लोगों का जो प्रतिनिधित्व पूर्व में प्राप्त नहीं था, उसे भी इस संविधान संशोधन के द्वारा कमजोर और उपेक्षित, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए भी आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय स्थानीय स्वशासन को 3 भागों में बांटा गया।
इस संविधान संशोधन के द्वारा नगरों में स्थापित संस्थाओं को, इकाइयों को, संस्था या इकाई जो कह लीजिए, उसको 3 भागों में बांटा गया। इसमें पहला है नगर पंचायत। ग्रामीण से शहरीकरण की ओर जा रहे क्षेत्रों को, ग्रामीण परिवेश से शहरी परिवेश को प्राप्त होने जा रहे क्षेत्रों को नगर पंचायत के अंतर्गत स्थान दिया गया और आवश्यकता अनुसार विभिन्न राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नगर पंचायत की स्थापना किया गया। नंबर 2 नगर परिषद। नंबर 2 की इकाई जो है वह नगर परिषद। छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए, जो छोटे आकार के शहर हैं, जो छोटे आकार के शहर का रूप लिए हुए हैं, जिसको नगर परिषद में परिवर्तित किया गया और वहाँ नगर परिषद का गठन किया गया, नगर परिषद का निर्माण किया गया। डियर स्टूडेंट्स, इस संविधान संशोधन के द्वारा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा नंबर 3 पर नगर निगम की स्थापना किया गया और यह बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए था। बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए इसकी व्यवस्था की गई और इसका निर्माण किया गया और इसका गठन किया गया। तो इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शहरी निकायों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। एक नगर पंचायत, जो ग्रामीण परिवेश से शहरी परिवेश की ओर अग्रसर थे, उनको नगर पंचायत का दर्जा दिया गया, और जो अर्ध शहरी थे, छोटे शहरी क्षेत्र जो थे, जो छोटे शहर के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, उन जगहों में नगर परिषद का निर्माण किया गया और नंबर 3 पर बड़े शहरी क्षेत्रों में नगर निगम की व्यवस्था किया गया। नगर पंचायत, नगर परिषद, जिसको म्यूनिसिपल काउंसिल भी कहते हैं, और नगर निगम। इसके अंतर्गत ये तीनों संस्थाएं आज हम सभी मूर्त रूप में देखते हैं। इस प्रावधान के बारे में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के राज्यपाल किसी औद्योगिक क्षेत्र को किसी भी प्रकार के निकाय के गठन से मुक्त कर सकता है। इसी प्रकार अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्राम से बनने की संकटकालीन प्रक्रिया, छोटे नगर और बड़े नगर की परिभाषा और उसमें जनसंख्या घनत्व, आय इत्यादि के बारे में स्पष्टीकरण भी राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा।
अधिनियम में यह व्यवस्था है कि राज्य में गठित किए जाने वाले, राज्य में बनाए जाने वाले प्रत्येक नगर निकाय में स्थानों की जो पूर्ति है उसकी पूर्ति जो है उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से होगी और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों को वार्डों में विभाजित किया जाएगा और इन वार्डों में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि संबंधित नगर निकाय के लिए चुने जाएंगे। आप देखते होंगे कि अगर आप नगर पंचायत के क्षेत्र में होंगे या नगर परिषद के क्षेत्र में होंगे या नगर निगम के क्षेत्र में होंगे तो आपके यहाँ आपके गाँव को आपके मोहल्ले को वार्डों में बांट दिया गया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 इस प्रकार से। और इन वार्डों के प्रतिनिधियों का जो चुनाव होगा संबंधित वार्ड के मतदाता सूची में दर्ज मतदाता प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा करेंगे। और अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि राज्य का जो विधानमंडल है संबंधित कंसर्निंग स्टेट का जो विधानमंडल है अधिनियम बनाकर संबंधित नगर निकायों में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए भी व्यवस्था कर सकता है। नंबर 1 ऐसे व्यक्तियों के लिए जो नगर प्रशासन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखता है और विशेष अनुभव रखता है। नंबर 2 लोकसभा और राज्य की विधान सभाओं में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों के लिए। और नंबर 3 नगर निकाय के क्षेत्र के मतदाता सूची में रजिस्टर्ड राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के सदस्यों के लिए। और नंबर 4 संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 243(s) की उपधारा 5 के अंतर्गत गठित की जाने वाली समितियों के अध्यक्षों के लिए। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि नगरीय प्रशासन के विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को यदि नगरीय संस्थाओं में अर्बन इंस्टीट्यूशन में संयोजित किया जाता है तो उन्हें नगर परिषद की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं है। संविधान संशोधन अधिनियम यह प्रावधान करता है कि वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा और इस प्रकार की वार्ड समिति में के संबंध में आवश्यक प्रावधान करने की शक्तियाँ राज्य विधानमंडल पर छोड़ी गई हैं। राज्य विधानमंडल यह निश्चित कर सकेंगे कि वार्ड समितियों का गठन, क्षेत्राधिकार और उनके गठन की प्रक्रिया क्या होगी। वार्ड समितियों के क्षेत्राधिकार में आने वाले वार्ड मेंबर उस समिति के सदस्य होंगे। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा
आरक्षण के संबंध में भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है। शहर की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित रहेंगे और इसमें 1/3 स्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेंगे और संपूर्ण सदस्यों का 1/3 स्थान ही महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेंगे। संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह व्यवस्था किया गया कि प्रत्येक नगर निकाय और नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में सीटों का यह आरक्षण उस नगर निकाय के क्षेत्र में इन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में होगा और आरक्षित की गई सीटों का बारी बारी से परिवर्तन भी किया जाएगा। यानी कि जो आज शेड्यूल कास्ट के लिए है या शेड्यूल ट्राइब के लिए है, कल वह पिछड़े वर्गों के लिए भी हो सकता है। आज जो पिछड़े वर्गों के लिए है, कल शेड्यूल कास्ट के लिए भी वह सीट आरक्षित हो सकता है। यानी कि वह अस्थायी नहीं है, लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है, जो इस अधिनियम में प्रावधान है, जो लिमिट बनाया गया है, उसको बरकरार रखा जाएगा और उपयुक्त रीति से इन वर्गों के लिए आरक्षित की गई कुल सीटों के 1/3 स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे और इस प्रकार नगर निकाय के क्षेत्र की प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने वाली कुल सीटों के कम से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाले इन स्थानों की बारी बारी से नगर निकाय के क्षेत्र में परिवर्तन किया जाएगा। अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि नगर निकायों के अध्यक्ष, सभापति, मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, जो भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है, इन पदों पर भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था राज्य विधानमंडल जो है कानून बनाकर करेंगे। यानी राज्य विधानमंडल ही यह तय करेगा कि कौन सा सीट, किस क्षेत्र का कौन सा सीट, कौन सा स्थान किन वर्गों के लिए आरक्षित किया जाएगा। यह सारे जिम्मेवारी जो है वह नगर निकाय के संबंध में राज्य विधानमंडल पर छोड़ा गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है संविधान के अनुच्छेद में 334 में दिए गए समान आरक्षण के जारी रहने तक प्रभावी रहेंगे। संविधान संशोधन अधिनियम राज्य विधानमंडलों को इस बात के लिए भी अधिकृत करता है कि अधिनियम बनाकर वे नगर निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकेंगे। यानी कि जो राज्य विधानमंडल जो है वह केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी सीटों की व्यवस्था नहीं करेंगे, बल्कि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए और अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए भी उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था राज्य विधानमंडल तय करेगा। राज्य विधानमंडल के तय किए गए स्थानों के अनुसार ही चुनाव किए जाएंगे।
अब इसके कार्यकाल के संबंध में भी जान लेना आवश्यक है। इसके कार्यकाल जो है 74वें संविधान संशोधन के बाद 5 वर्ष निर्धारित किए गए हैं और 5 वर्ष के बाद पुनः चुनाव कराया जाएगा। संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से देश भर में नगर निकायों का कार्यकाल जो है उनकी पहली बैठक की तिथि से यदि वह समय से पूर्व भंग कर दी जाती है तो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, इससे अधिक नहीं। इस प्रावधान के में यह भी कहा गया है कि किसी भी नगर निकाय को भंग किए जाने के पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाएगा और इसके निश्चित जो कार्यकाल हैं किसी प्रकार की विघटन की स्थिति में, भंग होने की स्थिति में 6 माह के पूर्व चुनाव करा लेना आवश्यक है। और अगर भंग होने के बाद शेष कार्यकाल जो है वह 6 महीने से कम है तो चुनाव आवश्यक नहीं होगा, बल्कि आम चुनाव ही कराया जाएगा। यानी कि मान लिया जाए कि कार्यकाल समाप्त हो रहा है दिसंबर 2020 में, अभी अब अगस्त है तो अभी भंग हो जाता है कोई भी नगर निकाय, चाहे नगर पंचायत का हो, चाहे नगर परिषद का हो और चाहे नगर निगम का हो, अभी भंग हो जाता है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीना, 4.5-5 महीना का कार्यकाल बचता है। तो इस स्थिति में कार्यकाल इनकी समाप्ति है दिसंबर में और अभी भंग की स्थिति में है, विघटन की स्थिति में है, तो इस स्थिति में चुनाव नहीं कराया जाएगा। हाँ, यही अगर 6-7 महीना रहता तो चुनाव कराया जा सकता है। तो ये बात कार्यकाल के संबंध में भी तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी कि बीच में चुनाव कराने के लिए कम से कम 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा का कार्यकाल जो है वह आवश्यक है। सदस्यों की अयोग्यता या अनर्हता, जो योग्यता है, योग्यता में कमी पाए जाने के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं। राज्यों में नगर निकायों के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता, अनर्हता भी इसको कह सकते हैं, के संदर्भ में संबंधित संशोधन अधिनियम में प्रावधान है कि राज्य के विधानमंडल इस संबंध में निर्णय करेंगे। इस प्रावधान में कहा गया है कि इस संबंध में राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर प्रावधान कर सकेंगे, किंतु कोई भी व्यक्ति नगर निकायों का चुनाव लड़ने के लिए जो निर्धारित योग्यता है उसको पूर्ति किए बिना चुनाव नहीं लड़ सकता। इसमें है कि उसकी आयु जो है वह 21 वर्ष से
कम नहीं होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं, और संबंधित मतदाता जिस चुनाव क्षेत्र में वह चुनाव लड़ना चाहता है, जिस वार्ड में वह चुनाव लड़ना चाहता है, उस नगर निकाय के क्षेत्र में, संबंधित नगर निकाय के क्षेत्र में किसी भी वार्ड में या किसी भी वार्ड के मतदाता सूची में उसका नाम होना आवश्यक है। और कहीं कहीं तो उसके शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी व्यवस्था किया गया है। जैसे कि राजस्थान में व्यवस्था किया गया था संशोधन करके कि 10वीं पास होना जरूरी है। इस संशोधन के द्वारा चुनाव लड़ने वालों के संबंध में भी स्पष्ट प्रावधान कर दिए गए हैं। इसमें यह भी प्रावधान है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं कि 2 वर्ष के बाद ही आप ला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के विरुद्ध, सभापति के विरुद्ध, मेयर के विरुद्ध, डिप्टी मेयर के विरुद्ध। चुनाव होने के बाद और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव होने के बाद 2 वर्ष से पहले उन पर किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। 2 वर्ष के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और पूरे कार्यकाल में केवल 2 बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अधिकतम जो है 2 बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह नगर पंचायत में भी लागू है, नगर परिषद में भी लागू है और नगर निगम में भी लागू है। नेक्स्ट, बहुत सारे जगह तो ये भी व्यवस्था है कि राइट टू रिकॉल का, इस पर भी बात होती है। कई राज्य इस संबंध में इसको लागू करने के लिए अग्रसर भी दिखाई देते हैं, उत्सुक भी दिखाई देते हैं। इसमें है कि जनता की समस्याओं और जनता के अपेक्षाओं के अनुकूल खरा नहीं उतरने वाले प्रतिनिधियों को समय से पहले जनमत संग्रह कराकर उनको हटाया जा सकता है। इसको राइट टू रिकॉल कहा जाता है। ये भी एक प्रकार से अयोग्यता ही है, ये भी एक प्रकार से अनर्हता भी है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें हम विशेष आगे फिर आप लोगों को बताएंगे, इसमें और प्रावधानों के बारे में बताएंगे और व्यवस्थाओं के बारे में आपको बताएंगे। इस संबंध में या इस पेपर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या या कोई भी जिज्ञासा होने पर आप संपर्क कर सकते हैं। पंद्रहवां पेपर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया के अंतर्गत किसी भी जिज्ञासा का, किसी भी प्रश्न का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। और
नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट इसमें आगे बताएंगे। धन्यवाद।